नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बीटाडू थाना पुलिस ने कारों को तोड़कर लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चुराने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर 20 से ज्यादा बाइक जब्त की गई है। पुलिस की माने तो शातिर बदमाश दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों के शीशे तोड़कर लैपटॉप और मोबाइल फोन जैसी कीमती सामान की चोरी करते थे। साथ ही इस शातिर गैंग के सदस्य बाइक चोरी की वारदात को भी अंजाम देते थे। बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। मुठभेड़ में 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो मुठभेड़ हुई थी उसमें से एक बदमाश को गोली लगी थी। उसके पास से 2 लैपटॉप और एक मोटरसाइकिल मिली थी। वो भी चोरी की जनपद गाजियाबाद के खोड़ा थाने से चोरी हुई थी। उसके साथ ही जो पकड़ा गया था उससे जब हम लोगों ने डिटेल में पूछताछ की है तो उसके पास से 15 मोटरसाइकिलें और मिली है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां जेल से फरार कैदी का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं जेल से फार्म हाउस से फरार कैदी की तलाश में पुलिस लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। जेलर सत्य प्रकाश ने बताया कि बुधवार को हेड वार्डर समेत 10 कैदी फार्म हाउस में आलू की खुदाई कर रहे थे और तभी खीरो थाना क्षेत्र का रहने वाला सजाफ्ता कैदी राजकुमार टॉयलेट के बहाने झाड़ियों के पीछे गया और बाउंड्री फांदकर मौके से फरार हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि फरार बंदी की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है। खुदाई करने के लिए बाहर कमान में, बाहर कृषि फार्म में बंदी राजकुमार गया था। बंदी राजकुमार पुत्र राम किशन निवासी खीरो रायबरेली, जो कि चोरी के केस में 1 साल के लिए सिद्ध दोष किया गया था, वो वहाँ से पलायित हो गया। इधर मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर कार्रवाई। D34 गैंग के सदस्य सुरेश सिंह की संपत्ति को जब्त किया है। सुरेश ने अपने बेटे विवेक के नाम से संपत्ति खरीदी थी। डीएम के आदेश पर करीब 20 लाख की संपत्ति को जब्त किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया के गुर्गे पर आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से। देखिए, इस कार्रवाई से पहले मुनादी करवाई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आज ये कार्रवाई हुई है। माफिया मुख्तार का ये गुर्गा बताया जा रहा है, जिस पर आज कार्रवाई हुई है। 27/2/2023। इधर हरदोई पहुंचे उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह उस वक्त आग बबूला हो गए जब सांडी में कोल्ड स्टोरेज के निरीक्षण के दौरान किसानों ने उनके सामने शिकायतों का अंबार लगा दिया। दरअसल इस दौरान मौके पर तैनात उद्यान विभाग के कर्मचारी भी ड्यूटी से गायब मिले। इस बात की जानकारी मिलते ही मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और डीएचओ को जमकर खरी खोटी उन्होंने गायब कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान हरदोई के डीएचओ को मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जमकर फटकार दिया। कोल्ड स्टोर में चाहे जो आलू लेके आएंगे किसान उसका रखा जाएगा। ड्यूटी लगाई गई थी कोल्ड स्टोर के हरदोई में, सांडी में है। कौन कोल्ड स्टोर का नाम है? 15 मिनट में सस्पेंशन लेटर उसका मेरे फोन पे व्हाट्सएप आ जाएगा ना। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां अचानक से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पा लिया गया है। ट्रांसफार्मर जलने से घंटों तक बिजली गुल रही। बलरामपुर के हॉकी ग्राउंड के पास की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड के सहारे हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आग लगने की वजह से घंटों तक जो इलाके की बिजली थी वो बाधित रही। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। बलरामपुर के हॉकी ग्राउंड के पास आज ये घटना पेश हुई। भारी होता है, फेंक देगा, उठा के फेंक देगा। ये देखो गया, सामने पड़ गया। इधर गाजियाबाद में नाबालिग के साथ रेप और हत्या के मामले में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले के आरोपी कपिल कश्यप को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। मामला 18 अगस्त 2022 का है, जब आरोपी कपिल ने आइसक्रीम के बहाने 2 बच्चों को साइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इस दौरान एक मासूम किसी तरह से दरिंदे के चंगुल से निकलकर भाग गई, लेकिन एक बच्ची के साथ रेप के बाद आरोपी कपिल ने उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत में माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के दिशा निर्देशों के तहत थाना मोदीनगर की पुलिस के द्वारा काफ़ी तेज़ी से विवेचना की गई थी, जिसमें 7 दिन के अंतर्गत चार्जशीट लगाई गई थी और फिर उसके बाद इफेक्टिव पैरवी करते हुए लगभग 5 महीने 28 दिन के अंतर्गत में
इसमें सजा कराई गई है। इधर मिशन 2024 की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज उस वक्त सबको चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त गठबंधन पर विचार किया जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर भी जोरदार हमला बोला। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। पार्टी इस पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लोकसभा में रहे होंगे। नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, इन सब ने मांग उस समय कांग्रेस की सरकार से की थी कि जाति जनगणना हो। समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान सबको मिले। वहीं सरोजनी नगर से भाजपा विधायक और ईडी के अधिकारी रहे डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने अतीक अहमद के मामले में समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि माफिया ने राजनीति का हमेशा दुरुपयोग किया और इस दौरान उन्होंने सपा पर माफिया को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा ने अतीक, मुख्तार और उनके परिवार के सदस्यों को गाजीपुर, रामपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज से टिकट दिया। हर जगह माफिया को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया। डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने कहा कि अतीक के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई करता रहा है। विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह से बात की हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने। मौजूद है राजेश्वर जी, इस समय अतीक अहमद को लेकर खासी चर्चा है। जिस तरह से उसने उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके शूटरों ने, उसके परिवार के लोगों ने, उसके बाद क्या लगता है पुलिस एक्शन किस तरह लेना चाहिए? क्योंकि अभी तक शूटर्स जो इसमें चेहरे जिनके सामने आए हैं वो पकड़ से बाहर हैं। आप प्रयागराज में पोस्ट भी रहे हैं और अतीक अहमद पर कार्रवाई के लिए आपको जाना भी जाता है, तो क्या लगता है कहाँ चूक हो रही है या क्या करना चाहिए? नहीं, चूक नहीं हो रही है। पुलिस बहुत मेहनत से काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी का अपराधियों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस है। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते न अपराध को न अपराधियों को। इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। 2 अपराधी अब तक मुठभेड़ में ढेर भी हो चुके हैं और इनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है और पुलिस की स्पेशल टीम्स लगी हुई हैं, STF लगी हुई है। मुझे लगता है जो फरार शूटर्स हैं इनको जल्दी ढूंढ लिया जाएगा और इनका जो है इनके साथ कानून अपना कार्य करेगा। लेकिन ये जो अपराधी हैं इनको पुलिस के काम करने का या किसी केस को वर्कआउट करने का तरीका सब पता होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस कैसे काम करता है, इंटरसेप्शन कैसे किया जाता है, उससे बचने के उपाय इनके पास होते हैं। तो ऐसे में जब इस तरह के बड़े अपराधी कोई अपराध करें तो बतौर पुलिस अधिकारी क्या लगता है आपको किस तरह से वर्किंग और बेहतर की जा सकती है और इन पर शिकंजा कसा जा सकता है? नहीं, STF हमारी बहुत ही मॉडर्न एजेंसी है। उसके पास सारे संसाधन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के मौजूद हैं। हाँ, अपराधियों को अब जानकारी हो चुकी है, काफ़ी मीडिया में पढ़ते हुए, देखते हुए, डिफरेंट केसेस में एविडेंस के रूप में कॉल रिकॉर्ड्स और डाटा होता है, तो उनको जानकारी हो चुकी है। उनका प्रयास रहता है, लेकिन अभी उनके इतनी सक्षम वो नहीं है कि एजेंसियों की नज़र से हट जाएं। एजेंसियां उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेंगी और अपनी कार्रवाई करेंगी। इधर यूपी में देश का पहला रामायण शोध पीठ बनेगा, जहां रामचरितमानस की चौपाइयों पर रिसर्च होगा। यहां देश भर के जानकार शोधार्थियों को रिसर्च का काम पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में रामायण शोध पीठ के लिए हरी झंडी मिल गई है, जहां जल्द ही डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होगा। यूनिवर्सिटी के कुलपति हरिराम त्रिपाठी की माने तो संस्थान में सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए शोध कार्य किया जाएगा। हमारे जो रामचरितमानस में जो भी चौपाई है उसका अनेक अर्थ है और चूंकि समाज को जोड़ने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए बनाया गया है, तो समाज को अनुशासन में रखते हुए कैसे उसको हम समाज को एकत्रित करके चल सकें, एक समाज की व्यवस्था बन सके, उसको दृष्टिगत रखते हुए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने संपूर्ण विवेचन किया है, तो उस पर भी हम लोग शोध कार्य करेंगे। इधर खेलो इंडिया के तहत वाराणसी में 51वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 27 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। 19 मार्च तक वाराणसी पब्लिक स्कूल में महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता खेली जाएगी, जिसमें यूपी सहित कई राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। जो टीम इस प्रतियोगिता में जीत दर्ज करेगी उस टीम का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र ने किया। बड़ा अवसर है इधर देश के खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए। ये 91वीं सीनियर वुमेंस नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप है, तो काशी के लिए तो बहुत बड़ा आयोजन है खेलों के लिए। दूसरा, इस खेल की समाप्ति के बाद एक नेशनल टीम का सिलेक्शन भी होता है, तो बहुत बड़ा मौका है और यहाँ पूरे देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी तमाम खिलाड़ी यहाँ एकत्र हुए हैं।
91वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता मैं करा रहा हूँ बनारस में। इसका अलॉटमेंट हमें हुआ। पहले यह अलॉटमेंट हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने यूपी को दिया, यूपी ने मेज़बानी काशी को दी, और 1992 में पूर्व में हुआ था नेशनल, जो पुरुष का हुआ था। महिलाओं का पहली बार प्रतियोगिता बनारस जनपद में हो रही है। 51 सीनियर नेशनल काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे बनारस में हो रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम खेली सीनियर नेशनल में, बनारस से फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उम्मीद है कि अच्छा ही है। और मैं यूपी टीम से खेल रही हूँ, तो सब कुछ मेडल लेके जाएंगे जो हमारे जूनियर बच्चे हैं। और मैं उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी हूँ और यहाँ पे 51वीं सीनियर नेशनल प्रतियोगिता हो रही है जो कि यूपी होस्ट कर रहा है, बनारस में हो रही है। और हम बहुत उत्साहित हैं कि काफ़ी दिनों बाद ये प्रतियोगिता यूपी में आयोजित की जा रही है। लखीमपुर खीरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत को बने हुए 9 साल गुजर गए, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की दूसरी मंजिल पर जाने के लिए आज तक सीढ़ियां ही नहीं बनाई गई है। स्वास्थ्य केंद्र की इमारत के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन इमारत स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी गई। लेकिन अस्पताल में ना तो सीढ़ियां मौजूद थी और ना ही रैंप। ऐसे में सवाल ये है कि स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले मरीज दूसरी मंजिल पर कैसे जाएंगे। हालांकि डॉक्टर्स को जब भी ऊपरी मंजिल पर जाना होता है तो वो बाहर से बांस की सीढ़ी मंगवाकर ऊपर की मंजिल पर जाते हैं। नहीं बना है, लेकिन अभी हाल में डॉक्टर संतोष गुप्ता सर के अगुवाई में जेई साहब ने इसका एस्टीमेट बना लिया है और सीएमओ साहब के द्वारा शासन को बजट के लिए लेटर गया हुआ है। जल्दी ही इस पर कार्रवाई होगी। वहीं अमरोहा में 250 परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल मामला अमरोहा के धरोरा तहसील क्षेत्र के आजमपुर गांव का है, जहां चकबंदी विभाग ने 250 किसानों के पट्टे की जमीन को झील के तौर पर दर्ज कर दिया है, जबकि उस जमीन पर यह परिवार करीब 45 साल से खेती करके गुजर बसर कर रहा है। और इसी के चलते चकबंदी विभाग के इस कारनामे की वजह से परेशान किसानों ने एसडीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। चकबंदी विभाग के विषय में मैं आजमपुर की समस्या आई थी, इस विषय में मैं किसान संगठन के साथ मीटिंग करने आया था। यहाँ चकबंदी विभाग में काफ़ी अनियमितताएं पाई गई, जिसमें 2 से 50 घर बेघर भी हो रहे हैं तथा रकबे वगैरह में भी काफ़ी समस्याएं पाई गई। मैं इस संबंध में सोमवार तथा बुधवार, अग्रिम सोमवार तथा बुधवार को गाँव में ही मीटिंग करूँगा। अगर कोई सुधार संभव नहीं हो पाया तो चकबंदी क्रियाओं से ये गाँव पृथक किया जाएगा और जो भी इसमें अधिकारी तथा कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर आगरा में जीआरपी पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाते हुए 305 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल फोन्स में से 240 गुम हुए थे, जबकि 66 मोबाइल चोरी हो गए थे। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 43 लाख रुपए बताई जा रही है। बरामदगी के बाद जीआरपी पुलिस ने मोबाइल फोन मालिकों को बुलाया और उन्हें उनके मोबाइल फोन सौंप दिए गए। इधर यूपी एटीएस ने बलिया से 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध तरीके से बनवाए गए कई दस्तावेज के अलावा भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। गिरफ्तार दोनों रोहिंग्या दूसरे रोहिंग्याओं का फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद करते थे। दोनों रोहिंग्याओं में से एक अरमान उर्फ अबू तलहा म्यांमार का रहने वाला है, तो दूसरा आरोपी अब्दुल अमीन बांग्लादेश का रहने वाला है। तो यूपी एटीएस की गिरफ्त में ये 2 रोहिंग्या, जिनके पास से भारतीय पासपोर्ट, आधार और विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। फर्जी दस्तावेज इन दोनों के पास से मिले हैं और रोहिंग्याओं के फर्जी दस्तावेज बनाने में उनकी मदद इन दोनों की तरफ से की जाती थी। और हालांकि 6 लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बलिया से आज पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस की गिरफ्त में है ये दोनों रोहिंग्या, अब इनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड और कई जो विदेशी मुद्रा है इनके पास से बरामद की गई है। इधर सीएम योगी की बैठक से निकलने के बाद बोले पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। कई विभागों को लेकर बैठक हुई है और कई चीजों का रिव्यू किया गया है। जरूरी काम को और बेहतर करने पर चर्चा हुई है। जो विभाग जनता से सीधे जुड़े हैं, चाहे पर्यटन हो, संस्कृति हो या फिर औद्योगिक विकास हो, इन सभी विभागों का काम साल भर में कितना आगे बढ़ा है और आगे क्या उम्मीदें हैं, उस पर बात हुई। जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। आज जो बैठक हुई अयोध्या काशी को लेकर, क्या निर्देश, क्या अकेले देखिए, तमाम विभागों को लेकर बैठक थी, तमाम विभागों को लेकर बैठक हुई है। उन पर जो जो चीज़ें हुई है उसका रिव्यू हुआ, क्या और उसमें बेहतर करा सकता है उसका सबका रिव्यू पर पूरी चर्चा हो रही है। पीएम मोदी काशी को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 24 तारीख को संभावित है 2000 करोड़ की। देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे भी देंगे। जी,
एक अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप वो हाँ रोपवे भी करेंगे और उसके साथ मुझे लगता है 2000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजना का लोकार्पण करने का काम 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तो नवरात्र में देवी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ का आयोजन कराने का ऐलान पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस मामले पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष को जवाब दिया। हमारे साथ में इस समय प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, क्योंकि उन्हीं के विभाग की जिम्मेदारी है ये, उन्हीं का विभाग ये जिम्मेदारी निभा रहा है, निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री जी ये बताएं, सबसे पहले तो जो आयोजन का आप लोगों ने फैसला लिया, दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, देवी जागरण होंगे, रामायण होगी, इस पर इतनी सियासत है? देखिए, संस्कृति विभाग का गठन ही इसलिए किया गया है कि भारत की मूल सनातन संस्कृति, परंपराएं, आदर्श, मूल्य, हमारा रहना सहना खाना परंपरागत रूप से अगली पीढ़ी तक पहुंचे। ये जिम्मा संस्कृति विभाग का है। हम कल्चरल रूप से बहुत भरपूर हों और इस कल्चर को संवर्धित करने का काम करें और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। इसी क्रम में चाहे वो रामायण का पाठ रामनवमी के अवसर पर करने की बात हो, चाहे नवदुर्गा सप्तशती का पाठन होने की बात हो, ये सारे निर्णय हम लोगों ने इसके लिए हर जिले में एक जिला संस्कृति एवं पर्यटन परिषद का गठन किया है। लगभग सरकार बनने के 2-3-4 महीने में हमने कर दिया था और उसके अध्यक्ष हमारे जिलाधिकारी हैं, हमारा टूरिज्म अफसर और कल्चर अफसर उसके सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ जिले के चुने हुए सारे जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा के सदस्य उसके सदस्य हैं, डेवलपमेंट के अफसर भी उसके सदस्य हैं। वो लोग जिले के आवश्यकताओं के बारे में, क्या क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या कल्चरल कार्यक्रम होने चाहिए, टूरिज्म के लिए क्या आवश्यकता है, पर्यटकों को किस तरह और वहाँ आकर्षित किया जा सकता है, ये सब काम उन लोगों की जिम्मेदारी होती है। समय समय पर वो लोग बैठकें करते हैं और निर्णय लेते रहते हैं। चूँकि प्रदेश भर के लोगों का इस तरह का मांग थी कि ये कार्यक्रम होने चाहिए और सरकार ने उसको निर्णय लेते हुए उसके लिए 1-1 लाख रुपया उसी संस्कृति और पर्यटन परिषद को निर्गत करने का काम किया है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।